कल से के पाठक जी फिर से न्यूज में बने हुए हैं, लेकिन जो आपको सारे न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं उसमें सच्चाई बहुत कम है। सच्चाई लेकिन आज कौन बताएगा? आज बताएगा न्यूज हंटर से। न्यूज के पाठक जी के न्यूज में सिर्फ सच इतना है कि के पाठक जी ने बिहार सरकार को अर्जी दिया है कि वो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए बिहार से छुट्टी चाहते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। हालांकि बिहार सरकार ने अभी पाठक जी की उस अर्जी पर अपनी सहमति नहीं दी है, लेकिन न्यूज वाले और खास करके बिहार के न्यूज वाले आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि के पाठक जी की छुट्टी कर दी गई है। और छुट्टी किसने की है? मुख्यमंत्री जी ने खुद किया है छुट्टी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बात नहीं मान रहे थे के पाठक जी। नीतीश कुमार के पाठक से नाराज चल रहे हैं, ये भी आपको न्यूज वाले बता रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं आपको। लेकिन सच्चाई ये है कि जब से तेजस्वी यादव जी ने जन विश्वास यात्रा निकाला है, तब से बिहार में सत्ता पक्ष कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिससे तेजस्वी जी की रैली की खबर दबी रहे। कभी मंत्री के शपथ के नाम पर तो कभी पाठक जी के नाम पर। हमने एक पिछले वीडियो में आपको एक वीडियो बना करके दिया था, और उस वीडियो में हमने ये दावा किया था कि ये जितने भी खबर बनाई जा रही है ये सब के सब प्लांटेड खबरें हैं। सिर्फ तेजस्वी जी की रैली की खबर को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इस तरह की खबरें 3 तारीख तक चलते रहेगी, ये भी हमने उस वीडियो में दावा किया था, और अभी तक यही हो रहा है जब तक कि तेजस्वी यादव जी का रैली पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए। आप देख लीजिए, कल ही यानी कि 2 फरवरी को प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। फिर परसों राज्यपाल ने सारे बिहार के कुलपतियों की मीटिंग बुला ली है, और खबर ये भी चलाई जा रही है कि उस मीटिंग में राज्यपाल जी के पाठक के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। उधर खबर ये भी आ रही है कि हमारे 3 तारीख को शायद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाए, बिहार के मंत्रिमंडल का, जो कि लगभग 1 महीने से अटका हुआ है। उसके ऊपर से मुख्यमंत्री के विदेश जाने की खबर भी चल रही है। मतलब तेजस्वी जी के रैली की खबरों को लगभग गायब करने का पूरा इंतजाम हो चुका है। लेकिन आज जो इंफॉर्मेशन हम आपको के पाठक जी के बारे में देना चाहते हैं या देने वाले हैं, वो बहुत कम लोगों के पास होगा। ये हमारा दावा है। इसी दावे के साथ हम ये वीडियो आज बना रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसी दावे के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप ये वीडियो को देखेंगे भी। एक आईएएस अधिकारी जिसका दूसरा नाम विवाद, जो घर में बीवी बच्चों की नहीं सुनता हो, नौकरी में सांसद से लेकर के मंत्री तक की नहीं सुनता हो, और यहां तक कि राज्यपाल तक की नहीं सुनता हो वो अधिकारी। जिस विभाग में भी ये अधिकारी जाता है, वहां कर्मचारियों के अंदर इस विभाग के इस अधिकारी का खौफ बना रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों में और मीडिया में बहुत ही पॉपुलर है ये आईएएस अधिकारी केशव कुमार पाठक, यानी कि के पाठक शॉर्ट में। आज के पाठक के बनने और बिगड़ने की पूरी कहानी सुनाएगा न्यूज हंटर से। मात्र 22 साल की उम्र में एक लड़का जो 1990 में आईएएस अधिकारी बन जाता है। आईएएस अधिकारी बनने के बावजूद, बिहार में तो नॉर्मली लोग बनने के बाद कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये अधिकारी अपनी पढ़ाई को जारी रखता है, एमए करता है, और एमए करने के बाद एमफिल भी करता है, इकोनॉमिक्स से करता है। इनकी जन्मभूमि कोई बिहार नहीं थी, उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने कर्मभूमि बिहार को चुना, और वो भी उस बिहार को जब बिहार अपने जंगल राज के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हो रहा था। 1990 का बिहार। आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद 18 अगस्त 1992 को पाठक जी अपनी पहली पोस्टिंग कटिहार में एसडीओ के रूप में लेते हैं, और वो भी उस विभाग में जहां आज भी सबसे ज़्यादा केस और मुकदमे होते हैं, जो भूमि कर विभाग है। भूमि से संबंधित सबसे ज़्यादा झगड़े बिहार में होते हैं, ये खबरें कई बार आ चुकी है। लेकिन इस तरह के क्रांतिकारी ऑफिसर, और उसके ऊपर से एक बिल्कुल ही युवा ऑफिसर, किसी भी विभाग में कितने दिनों तक टिकता है ये आप सोच सकते हैं। 1 साल के भीतर इनका 4 बार ट्रांसफर हुआ। अगस्त 1992 में कटिहार में पोस्टिंग हुई थी, इनकी पहली पोस्टिंग। उसके बाद 4 महीने के भीतर ये बेगूसराय में इनका ट्रांसफर कर दिया गया। फिर दिसंबर में 1992 में ही बेगूसराय गए, और वहां से चौथे महीने यानी कि अप्रैल में 1993 में ही इनका ट्रांसफर फिर से शेखपुरा कर दिया गया। और फिर उसी साल यानी कि 93 में ही जुलाई में ये बाढ़ में ट्रांसफर इनका कर दिया गया, और एसडीओ के रूप में, इन सब जगहों पे ये एसडीओ के रूप में ही भूमि विभाग में काम करते रहे।
बाढ़ में ये नीतीश कुमार के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए आमदा हो गए थे। जल्दी जल्दी इनका किसी तरह से अक्टूबर में ही इनका ट्रांसफर किया गया, जिला से हटा करके इनको पटना बुलाया गया और किसी तरह से ग्रामीण विकास मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी का इनको पद दिया गया। अब पाठक जी का इतना जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर इतने क्रांतिकारी और अड़ियल रवैये के लिए किया गया था, या फिर मुख्यमंत्री जी के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए रोका गया था, ये तो आप समझिए। इसमें हम कोई भी जजमेंट करना नहीं चाहते हैं, खासकर तब जब आज आपको पाठक जी के काम करने के तरीके के बारे में अच्छा सा ठीक ठाक पता चल चुका है। तब हम जजमेंट नहीं करना चाहते, तब आप जजमेंट कीजिए। लेकिन पटना में भी ये कहाँ टिकने वाले थे। अगले ही साल यानी कि 1994 में इन्हें नगर विकास का अंडर सेक्रेटरी बना दिया गया। फिर एक साल के भीतर ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बने, फिर वित्त विभाग में भी गए और फिर एक महीने के भीतर सितंबर 1995 में इनको कृषि और कोऑपरेटिव विभाग में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर इन्हें स्थापित किया गया। मतलब कि पाठक जी की 1992 से लेकर के 1995 तक मात्र 3 साल के भीतर 8 बार ट्रांसफर हो चुका था और इन्हीं 3 सालों में एसडीओ के पोस्ट से शुरू करके मैनेजिंग डायरेक्टर के पद तक ये पहुंच चुके थे। अब तक ये किसी बड़े न्यूज में इन 3 सालों के दौरान इतना ट्रांसफर होने के बावजूद ये किसी बड़े न्यूज में नहीं आए थे, एक्सेप्ट को नीतीश कुमार के ऊपर जो बुलडोजर चलाने वाला मामला था। लेकिन बिहार के ये खेमका थे जो अपने ट्रांसफर के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुके हैं। खेमका जी का औसत रूप से हर 6 महीने पे ट्रांसफर हुआ है अभी तक, उनका जो इतना भी लंबा इतिहास है। और हमारे पाठक जी का हर 4.5 महीने पर ही ट्रांसफर हो चुका है। यानी कि खेमका जी जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, उनका औसत 6 महीने पे ट्रांसफर हुआ है और हमारे जो खेमका जी हैं, पाठक जी हैं, उनका 4.5 में। 1996-97 में इन्हें फिर से गिरिडीह भेजा गया, पहली बार डीएम बना करके। लेकिन साल भर के भीतर उन्हें फिर से पटना वापस बुला लिया गया। ये भी फील्ड में कहाँ टिकने वाले आदमी थे। पटना आए तो इस बार बिहार सरकार के गृह विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट को इनको दिया गया। इसके बाद पूरे कार्यकाल के दौरान पूरे लालू और राबड़ी राज्य में ये पटना में ही रहे। इनको कभी भी फील्ड में नहीं भेजा गया क्योंकि सबको पता था फील्ड में ये क्या करते हैं। लालू राबड़ी के राज में भी इन्हें कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए इस दौरान यानी कि लालू राबड़ी के कार्यकाल के दौरान इनका विभाग ज़्यादातर अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था से संबंधित क्षेत्रों में ही रहा, उन्हीं विभागों में रहा। जब फरवरी 2005 में बिहार में चुनाव होने लगा था, तब उस समय जो ईमानदार चुनाव आयुक्त बहुत फेमस हुए थे, टी सेशन, उन्होंने पाठक जी को चुनाव करवाने के लिए गोपालगंज में डीएम बना करके भेजा। अब तक टीएन सेशन जी पाठक जी के ईमानदारी के साथ साथ गोपालगंज के सांसद साधु यादव जी के कर्मकांडों के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे संभवतः। साधु यादव बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के भाई थे और लालू यादव जी के साले थे और शिल्पी गौतम मर्डर केस के ये मुख्य अपराधी भी थे। ऐसे अपराधी छवि वाले सांसद के क्षेत्र में जाकर के पाठक जी ने जाते ही एक 65 बेड वाले नवनिर्मित हॉस्पिटल का उद्घाटन एक सफाई कर्मचारी से करवा दिया। और वो भी एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका पैसा, उसको बनाने का पैसा सांसद फंड से आया था। और सांसद कौन थे? साधु यादव जी, वो राबड़ी देवी के भाई। इस हॉस्पिटल को बनवाने के लिए साधु यादव जी के साथ साथ इस यहाँ के पूर्व सांसद रघुनाथ झा और जो राज्यसभा के सांसद थे अनिल कुमार, उन्होंने अपने सांसद फंड से पैसा दिया था। लेकिन जब हॉस्पिटल के उद्घाटन में इनमें से किसी को नहीं बुलाया गया और उसके ऊपर से जो नाम प्रपोज किया गया था, राबड़ी देवी खुद पूर्व मुख्यमंत्री को वहाँ पे बुलाना था उद्घाटन करने के लिए, तो उनको नहीं बुलाया गया और पाठक जी ने किसी सफाई कर्मचारी से कर दिया। तो साधु यादव जी को तो आग बबूला होना ही था, पर पाठक जी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उसके ऊपर से पाठक जी ने पब्लिकली ये बोल भी दिया कि अगर नेताओं के इंतजार में, उनके चक्कर में रहते तो 6 महीने तक अभी नेताओं का इंतजार करना पड़ता, उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। इसलिए उन्होंने किसी सफाई कर्मचारी से उद्घाटन करा दिया। और वैसे भी उस हॉस्पिटल को बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा काम तो वहाँ के सफाई कर्मचारी किया था और आगे भी करने वाले थे। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी काम कर रहे थे ये। सजा के तौर पर पाठक जी को पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली बुला करके एड्स कंट्रोल में लगा दिया, फिर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया उनको। लेकिन जब साल 2005 के अंत में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी, तब पाठक जी को फिर से
बिहार बुलावा भेजा गया। बिहार में आते ही नीतीश कुमार ने जिस तेजी से सड़कों को बनवाने का काम शुरू किया था, ये आपको भी पता होगा, तो पाठक जी के लिए सबसे अच्छा डिपार्टमेंट यही था और वो ईमानदार थे। तो नीतीश कुमार जी ने इनको सड़क निर्माण विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार के साथ पाठक जी का जो पहले एक्सपीरियंस था, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, 90 का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने पाठक जी पर भरोसा किया, उन्हें एक महत्वपूर्ण पोस्ट दिया। नीतीश कुमार का पाठक जी के साथ एक्सपीरियंस अच्छा कुछ ऐसे नहीं था 1993 में, कि जब 1993 में पाठक जी बाढ़ के एसडीओ बने थे, तब पाठक जी ने नीतीश कुमार के बख्तियारपुर वाले घर के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए फरमान जारी कर दिया था उन्होंने, और खुद वो बुलडोजर चलाने चले गए थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू यादव जी, और नीतीश कुमार जी उस समय सरकार का, लालू यादव जी के सरकार का हिस्सा थे। लेकिन फिर जल्दी जल्दी पाठक जी को किसी तरह से वहां से ट्रांसफर किया गया, क्योंकि मानने वाले तो थे नहीं, ये तो रहते तो पक्का बुलडोजर चलाते, और किसी तरह से पटना जो नीतीश कुमार का बख्तियारपुर में घर है उसके ऊपर बुलडोजर चलाने से बचाया गया। कौन जानता था कि जो ऑफिसर 15 साल पहले नीतीश कुमार के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने पर अड़ा हुआ था, वही अफसर 15 साल के बाद नीतीश कुमार का सबसे फेवरेट ऑफिसर बन जाएगा। इतना फेवरेट ऑफिसर बन जाएगा के पाठक 15 साल के भीतर, कि सदन के अंदर से लेकर के सदन के बाहर तक सबके विरोध करने के बावजूद, पार्टी, सत्ता, विपक्ष सबके विरोध करने के बावजूद नीतीश कुमार ने उस ऑफिसर को पूरे प्रदेश का, पूरे बिहार का सबसे ईमानदार ऑफिसर घोषित कर दिया। साल 2006 से लेकर के 2010 तक पाठक जी नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे, बहुत क्लोजली, अच्छे अच्छे पदों पर, जिसमें से उन्होंने सड़क विभाग में, स्वास्थ्य में, परिवहन में, उसके साथ मानव विकास हो गया, नगर विकास हो गया, बिजली विभाग में भी जो सुधार हुआ था वो इनके समय पे ही हुआ था। बिहार सरकार के लिए अलग अलग पोस्ट पे ये काम करते रहे। जब नीतीश सरकार ने साल 2016 में बिहार में एक बड़ा फैसला लिया, बिहार में शराबबंदी का फैसला लिया, तो फिर से पाठक जी को याद किया गया, फिर से पाठक जी को केंद्र से दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली से बिहार बुलाया गया, और बिहार में शराबबंदी लागू करने का विशेष जिम्मेदारी उनको नीतीश कुमार जी ने सौंपा। कहते तो ये भी है कि बिहार सरकार के लिए शराबबंदी का कानून का पूरा खाका इसी के पाठक जी ने तैयार किया था। पाठक जी शराबबंदी को लेकर के इतने अड़ियल थे कि शराबबंदी के दौरान 2016 में जब सुशील मोदी जी, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने पाठक जी को निरंकुश और सनकी बोल दिया था, तो पाठक जी ने बदले में सुशील मोदी जी को लीगल नोटिस तक भेज दिया था। जब बिहार में शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हाल की खबरें पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से बढ़ने लगी थी, फैल रही थी, तो नीतीश कुमार ने पाठक जी को फिर से याद किया, और जून 2023 में, यानी कि पिछले साल, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, जून 2023 में पाठक जी को फिर से बुला करके बिहार का शिक्षा विभाग सुधारने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने उनको सौंपी। और फिर जो हुआ वो सब तो आपके सामने दिख रहा है, पिछले 1 सालों में क्या हुआ है, पिछले खास करके 8-9 महीने में। कुछ लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं तो कुछ लोग उनको गाली भी देते हैं, यानी कि पाठक जी को। लेकिन कोई भी पाठक जी को इग्नोर नहीं कर सकता है, ये तय है। संभवतः यही कारण है कि पाठक जी की कमाई भी संभवतः यही है कि कोई उनको आज इग्नोर नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल भी नहीं कर सकते हैं। इनसे नफरत करने वाले में शिक्षक से लेकर के प्रोफेसर, और प्रोफेसर से लेकर के शिक्षा मंत्री तक खुद शामिल हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के साथ तो इन्होंने ऐसा किया कि चंद्रशेखर जी के जो शिक्षा मंत्री उस समय थे, उनके पीए को शिक्षा विभाग के ऑफिस में आने से बैन कर दिया था इन्होंने। लगभग 1 महीने तक शिक्षा मंत्री जी खुद अपने ही शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में कदम रखने के लिए नहीं आए, और बाद में उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। मंत्री तो मंत्री, पाठक जी तो राज्यपाल तक से भिड़ चुके थे इस दौरान। जून 2023 में जब वो आए थे, तो उसी समय शिक्षा विभाग में ज्वाइन करते ही पाठक जी ने 4 साल का जो डिग्री कोर्स बिहार में लागू करने का राज्यपाल ने आदेश दिया था, उस पे पाठक जी ने रोक लगा दिया। फिर अगस्त 2023 में BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो बिहार में ही है, उसके VC और प्रो VC का सैलरी इन्होंने, पाठक जी ने रुकवा दिया। फिर जिन 5 यूनिवर्सिटी के VC के लिए वैकेंसी राज्यपाल निकाल चुके थे 15-20 दिन पहले, उन्हीं 5 यूनिवर्सिटी के VC के लिए वैकेंसी पाठक जी ने अपनी तरफ से अलग से निकाल दिया। हालांकि ये तीनों चारों जितने भी डिसीजन उन्होंने
राज्यपाल के खिलाफ जाकर के लिया था वो सब को रद्द किया गया। राज्यपाल ने खुद रद्द किया क्योंकि संवैधानिक रूप से राज्यपाल बड़े होते हैं। लेकिन पाठक जी के हिम्मत की तो आपको दात देनी पड़ेगी। और कई बार राज्यपाल तक से ये जो भीड़ गए थे और दुश्मनी मोल ले लेते थे, इसकी दात तो आपको देनी पड़ेगी। अभी फिर कल पाठक जी राज्यपाल से भिड़ गए। 3 फरवरी को राज्यपाल ने बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के सभी वीसी को बुलाया है पटना और सभी के साथ मीटिंग करने का ऐलान कर दिया है। और खबरें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, खबरें ये भी न्यूज में चल रही है कि इसमें राज्यपाल जी खुद पाठक जी के खिलाफ कोई एक्शन लेने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन पाठक जी को चाहने वाले कोई भी कमी नहीं है। इनसे मोहब्बत करने वालों में बिहार के छात्र, अभिभावक से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के साथ अपने पिछले 9 महीने के कार्यकाल के दौरान पाठक जी ने लगभग 200 नोटिस जारी किया है, मात्र 9 महीने के अंदर। देर से आने वाले लगभग 14,242 शिक्षकों की इन्होंने सिर्फ सैलरी काटी है, जो भी लेट आते थे उनसे। शिक्षकों के ट्रांसफर की संभावना को इन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीटली पूरी तरह खत्म कर दिया। वरना पहले लोग अपने अपने गांव में ही अपने अपने घर में ट्रांसफर करा लेते थे। स्कूलों में छुट्टी कम करना, स्कूलों के लिए ड्रेस कोड लागू करना, उन्हें मतलब कि टीचरों को जीन्स और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा देना और उसके ऊपर से रेगुलर बेसिस पे हर स्कूल में जा करके स्कूल का विजिट करना, बच्चों से मिलना, उनसे बात करना, अभिभावकों से बात करना, टीचरों से लेकर प्रिंसिपल तक सबको फटकार लगाना, उनसे बात करना। किसी तरह का घपला पाए जाने पर किसी के, चाहे कोई भी घपला कर रहा हो, डीएम से लेकर के शिक्षा अधिकारी तक को 100 से अधिक नोटिस भी जारी कर चुके हैं ये पाठक जी। और वो भी डेली रूटीन पे हमेशा ये काम करते हैं। ये इनके राज्य में शिक्षक, विद्यालय से संबंधित कोई भी कंप्लेन हो, उसके लिए इन्होंने पटना में कॉल सेंटर भी स्थापित किया है अपने ही ऑफिस के अंदर। और उस कॉल सेंटर में एक समय था जब 200 से 250 कॉल पर डे आता था। वो स्टूडेंट करते थे, शिक्षक करते थे, अभिभावक करते थे और कंप्लेन करते थे। और इस पूरे सिस्टम को व्यक्तिगत रूप से पाठक जी मॉनिटर करते थे, सारे कंप्लेन को। लेकिन अगर कोई शिक्षक संगठित होकर के यूनियनबाजी करने का प्रयास करे तो उसके पहले ही इन्होंने शिक्षकों को किसी भी तरह के यूनियन के साथ जुड़ने से भी प्रतिबंध लगाया था पिछले ही साल। और उसके ऊपर भी खूब खबरें चली थी, खूब लोग इनका विरोध किए थे, खास करके लेफ्ट के लोगों ने। सत्ता में रहते हुए भी पाठक जी के डिसीजन के खिलाफ शिक्षकों ने खूब आंदोलन किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाठक जी ने सिर्फ शिक्षकों के ऊपर कड़ाई दिखाई है। पाठक जी ने छात्रों के ऊपर भी कम कड़ाई नहीं दिखाई है। पाठक जी ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के दौरान लगभग 23.83 लाख छात्रों का नाम स्कूल से काट दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्कूल नहीं आते थे, उनका अटेंडेंस बहुत कम हुआ करता था। और इन 23.83 लाख में से 2.66 लाख ऐसे स्टूडेंट थे जो 10वीं और 12वीं का परीक्षा देने वाले थे। इनका पाठक जी ने नाम काट दिया। 2 सितंबर 2023 को पाठक जी ने बिहार के सभी डीएम को यह आदेश दिया कि जो भी छात्र 15 दिन या 15 दिन तक लगातार एब्सेंट होता है उसका नाम स्कूल से काट दो, उसको आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पाठक जी ने सिर्फ डंडा नहीं चलाया है स्कूलों पे या शिक्षकों के ऊपर, बल्कि और भी बहुत कुछ किया है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए फील्ड विजिट के दौरान जब भी वो निकलते थे स्कूल के फील्ड विजिट पर, तो जब वो एक बार किसी स्कूल में गए और बच्चे को फर्श के ऊपर बैठे हुए देखा तो पहले तो वो स्कूल के शिक्षक के ऊपर गुस्सा हुए कि क्यों नीचे बैठा हुआ है। लेकिन पाठक जी वहीं तक नहीं रुके। पाठक जी उसके बाद गए और पता किया कि पूरे प्रदेश में कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कि बेंचों की कमी है। उन्होंने पता किया तो पता चला कि पूरे बिहार में 72,663 स्कूलों में से लगभग 15,000 स्कूलों के अंदर बेंच तक नहीं था। जबकि शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 1,090 करोड़ रुपए ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इस मुद्दे पर पाठक जी डायरेक्ट गए, सीएम साहब से मिले, उनसे संपर्क किया और बच्चों के बेंच के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का इंतजाम करवाया और सारे स्कूलों में नए बेंच जहां जहां पे भी नहीं थे उसका इंतजाम किया गया। पाठक जी ने सभी शिक्षकों से 5-5 कमजोर बच्चे को, कमजोर स्टूडेंट्स को टारगेट करके उसके ऊपर विशेष ध्यान देने का आग्रह भी किया। सिर्फ डंडा नहीं चलाते हैं, प्यार से भी बात करते हैं, आग्रह भी करते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं। सब लोग तो यही जानते हैं कि पाठक जी ने स्कूल के टाइम में सभी कोचिंग वालों को गेट के ऊपर ताला लगवा दिया। ये न्यूज़ बनी थी। लेकिन क्या ये न्यूज़ बनी
कि कभी के पाठक जी ने ये भी किया था कि जब उनको पता चला कि बिहार के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी है, तो उन्होंने कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचरों को कहा कि आप आकर के स्कूलों में पढ़ाइए, हम आपको जो भी होगा सैलरी देंगे। दूसरी तरफ से कोचिंग वाले शिक्षकों को पाठक जी ने ऐसे स्कूल में तत्कालिक रूप से ड्यूटी लगवाई, वहाँ के शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए। अगर स्कूलों में छुट्टियां रद्द करना पाठक जी के कार्यकाल में हुआ था, तो आपको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी बिहार में पिछले 1 सालों के दौरान 2 लाख शिक्षकों की भर्ती भी पाठक जी के कार्यकाल में ही हुआ है। पाठक जी कहीं भी हो, गाड़ी में हो, घर में हो, कहीं किसी कार्यक्रम में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन हर दिन शिक्षा विभाग के हर अधिकारी, सारे जिला के अधिकारी के साथ कम से कम 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस जरूर करते हैं, वो बिल्कुल नहीं चूकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद प्रदेश का विपक्ष उन्हें बहुत प्रेम करता है। पक्ष नहीं प्रेम करता है, विपक्ष ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि विपक्ष हमेशा ताक में लगा रहता है कि कब के पाठक जी कोई बड़ा और अटपटा सा निर्णय ले और उसके सहारे विपक्ष नीतीश सरकार के ऊपर हमला बोल दे। और ऐसा ही हुआ पिछले साल, जब पाठक जी ने तीज, तिजिया, जन्माष्टमी, गुरु नानक जयंती जैसे कुछ हिंदू पर्वों के छुट्टियों को रद्द कर दिया और दिवाली, दुर्गा पूजा और छठ जैसे पर्वों की छुट्टी को कम कर दिया था। पाठक जी ने जैसे ही ये नोटिस निकाला, और विपक्ष भाजपा सरकार में थी उस समय, तो वो नीतीश सरकार के ऊपर टूट पड़ी और नीतीश सरकार को हिंदू विरोधी सरकार बता दी। लेकिन इस बार जब पाठक जी ने स्कूल का टाइमिंग बढ़ाने का निर्णय लिया, तो इस बार विपक्ष में आरजेडी आ गई है। आपको आश्चर्य होगा कि इस बार जितना हल्ला विपक्ष नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा हल्ला पक्ष कर रहा है। विपक्ष तो ऑलमोस्ट हल्ला कर ही नहीं रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्री से लेकर के विधायक तक सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से पाठक जी के खिलाफ ये लोग एक्शन लेने का मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो पाठक जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पाठक जी मुख्यमंत्री के आदेश का पालन ही नहीं कर रहे हैं, उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं के मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि वो पाठक जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पाठक जी प्रदेश के सबसे ईमानदार ऑफिसर हैं। तो उनके जो नेता है वो कह रहे हैं कि आप हमारे मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं नहीं, ये तो हमारा सबसे बढ़िया ऑफिसर है, ये तो सबसे ईमानदार ऑफिसर है। मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में ऐसा कोई और उदाहरण आपको पिछले 75 वर्षों में मिलेगा जब सत्ता पक्ष के लोग अपने ही मुख्यमंत्री से अपने ही किसी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने का मांग कर रहे हो, क्योंकि उस ऑफिसर ने मुख्यमंत्री का अपमान किया है। और वही खुद मुख्यमंत्री जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये ऑफिसर तो हमारा सबसे बढ़िया ऑफिसर है, इससे बढ़िया कोई ऑफिसर है, सबसे ज्यादा ईमानदार ऑफिसर है ये। इस तरह का उदाहरण मुझे तो नहीं दिखता है पूरे इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में। आपको अगर दिखता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें बहुत आश्चर्य होगा ऐसा जान करके। विपक्ष तो विपक्ष है। बिहार के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर और मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं अजय कुमार को फोन करके पाठक जी ने सिर्फ इसलिए गाली दे दिया क्योंकि उस डॉक्टर साहब ने मीडिया में जाकर के कहीं पे पाठक जी को मानसिक रूप से बीमार बोल दिया था। तो ऐसे हैं हमारे पाठक जी। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब के बाद भी पाठक जी की समीक्षा इस बात पर भी होनी चाहिए, ये सीरियस मैटर है कि इस बात पे भी आप पाठक जी की समीक्षा कीजिए कि जिस बिहार में 18.66% स्कूल ऐसे हुआ करते थे जहां पे 50% स्टूडेंट्स भी स्कूल में अटेंडेंस नहीं देते थे, उसी बिहार में मात्र 9 महीने के भीतर जब के पाठक जी आते हैं, शिक्षा विभाग संभालते हैं, और उसके 9 महीने के भीतर आज मात्र 0.29% ऐसे ही स्कूल बिहार के अंदर बचे हैं जहां पे कि 50% से कम स्टूडेंट अटेंडेंस वहां पे होता है, वहां पे स्कूल आते हैं। यानी कि आज बिहार में 99.71% स्कूल ऐसे हो गए हैं जहां 50% से अधिक अटेंडेंस रहता है। जिस बिहार में मात्र 12.92% ऐसे स्कूल हुआ करते थे जहां 75% से अधिक अटेंडेंस होता था, उसी बिहार में आज लगभग 35% से भी अधिक स्कूल ऐसे हो गए जहां 75% से ज़्यादा स्टूडेंट का अटेंडेंस रहता है। इस बात के लिए पाठक जी की समीक्षा होनी चाहिए। जिस बिहार में पाठक जी के द्वारा शिक्षा विभाग संभालने से पहले जुलाई 2023 तक 588 शिक्षक बिना बताए छुट्टी पर चले गए थे, उसी बिहार में दिसंबर 2023 में जब पाठक जी
5-6 महीने हो चुका है, तब मात्र 116 शिक्षक ऐसे थे जो बिना बताए शिक्षक छुट्टी पर चले गए थे। जिस राज्य में लगभग 54 से स्कूलों के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं है, जिस स्कूल में जिस राज्य के अंदर आज भी मात्र 6.11% छात्र ग्रेजुएट हैं, जिस राज्य के अंदर मात्र 9.19% छात्र 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई करते हैं, मात्र 14.11% छात्र 10वीं तक की पढ़ाई करते हैं, जिस राज्य में, जिस बिहार में लगभग 12,761 सिर्फ कोचिंग संस्थान है, जिसमें 10 लाख बच्चे स्कूल छोड़ के, सरकारी स्कूल छोड़ करके कोचिंग करते हैं, वैसे बिहार में के पाठक जैसे अधिकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आपको तय करना चाहिए। विरोध करने वाले तो करते रहेंगे, और खास करके शिक्षक को तो अब काम करना पड़ रहा है, तो वो तो करेंगे ही विरोध। जिस एमएलसी को शिक्षकों का वोट चाहिए चुनाव में, वो भी विरोध करेंगे पाठक जी का। आपको ये भी तय करना होगा कि 2 लाख शिक्षकों की जो भर्ती बिहार में हुई है पिछले 7-8 महीने के दौरान, वो सिर्फ तेजस्वी यादव जी का काम है या फिर पाठक जी का भी उसमें कुछ योगदान है इनमें। क्योंकि तेजस्वी यादव जी तो जुलाई 2022 से ही उप मुख्यमंत्री हैं, और भर्ती 2023 में शुरू हुआ है। 2023 में पाठक जी के आने के बाद शुरू हुआ है, जब पाठक जी ने 2023 के जून में शिक्षा विभाग को संभाला था। शिक्षकों की भर्ती उसके बाद शुरू हुई थी। आखिरी फैसला आपको लेना है। हमारा काम आपको खबर के सभी पहलुओं से रूबरू कराना था, आप तक पहुंचाना था, और वो करने का हमने हर संभव प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने सुझाव जरूर दीजिए।